1 मई 2026 की शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर का बरगी डैम। पानी बिल्कुल शांत था और उस पर तैरता हुआ एक क्रूज जो पर्यटकों से खचाखच भरा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ही पलों में वो खुशियों भरा सफर एक खौफनाक तुच्छ स्वप्न में बदल गया। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ किसी एक हादसे की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उस पूरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां कागजों पर तो कानून बहुत कड़े हैं, लेकिन हकीकत में पानी पर सफर करने वालों की जान अक्सर भगवान भरोसे ही होती है। तो चलिए भारत के इनलैंड वाटर्स यानी अंतर्देशीय जलमार्गों की इस गहरी और खतरनाक खाई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भयानक गलतियां हो कहाँ रही हैं। जबलपुर हादसे में बचे एक सर्वाइवर है प्रदीप मैसी। उनके शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि क्रूज ऑपरेटर्स बस उनसे कहते रहे कि अपनी जगह पे बैठे रहो। उन्हें कोई लाइफ जैकेट नहीं दी गई, कोई मदद नहीं मिली। सोचिए, एक आधुनिक क्रूज जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो कभी ना डूबे, वो महज कुछ सेकंड में पानी में समा रहा था और लोगों को सिर्फ बैठे रहने को कहा जा रहा था। ये बयान हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस दिन क्रूज पर ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने सारे लोगों को पूरी तरह बेबस कर दिया। बड़े स्तर की बातों पर जाने से पहले आइए जरा इस जबलपुर क्रूज आपदा को करीब से देखते हैं। सबसे अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि ये राज्य पर्यटन विभाग का एक 2006 मॉडल कैटामरान पोत था। अब तकनीकी भाषा में इस तरह की नावों को अनसिंकेबल कहा जाता है, मतलब कभी न डूबने वाली नाव। पर्यटन मंत्री तक ने दावा किया था कि इसके डूबने का तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक आए एक तूफान के बीच पानी क्रूज के अंदर इतनी तेजी से घुसा कि नाव ने अपना संतुलन ही खो दिया। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी आपदा सिर्फ किसी एक गलती का नतीजा नहीं होती। ये असल में एक के बाद एक हुई सुरक्षा चूकों की पूरी चेन थी। मौसम विभाग की चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। ऑरेंज और येलो अलर्ट होने के बावजूद नाव पर क्षमता से बहुत ज्यादा भीड़ थी। टिकट सिर्फ 29 लोगों के थे, लेकिन सवार 40 से ज्यादा लोग थे। और सबसे डरावनी बात, जब नाव डूब रही थी तब लाइफ जैकेट्स बंधी हुई और सील बंद थी। उन्हें खोला ही नहीं जा सका। और तो और, जब मदद के लिए पुकार लगाई गई तो पहला रेस्क्यू वाहन स्टार्ट ही नहीं हुआ। पूरे 45 मिनट की देरी। मतलब सुरक्षा का हर एक कवच ठीक उसी वक्त टूट गया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इन सारी चूकों की कीमत क्या चुकानी पड़ी? 11 जानें। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की गिनती हैं जो हमेशा के लिए उजड़ गए। जब बचावकर्मियों ने शव निकाले तो मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान के शव एक दूसरे के गले लगे हुए मिले थे। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली हकीकत है जो साफ साफ बता रही है कि सुरक्षा नियमों को अनदेखा करने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये अपने आप में कोई इकलौती घटना है? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं। अगर हम संदीप थंडाशरी द्वारा बनाए गए इस टाइमलाइन को देखें तो एक बेहद परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। एक सदी से ज्यादा का पैटर्न। 1924 में केरल के पलाना में 24 लोगों की जान गई। 1947 में मुंबई के उस भयानक हादसे में 690 लोगों की मौत हुई। फिर 2012 में असम के धुबरी में 108 लोग। 2023 में केरल के तानूर में 22 लोग। और अब 2026 में जबलपुर। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत के इनलैंड वाटर्स पर हादसों का एक बहुत लंबा और खूनी इतिहास रहा है। अब अगर इस डेटा का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करें तो नावों के डूबने के कुछ मुख्य कारण साफ नजर आते हैं। खराब मौसम, अप्रशिक्षित क्रू और नाव का कंट्रोल खोना, ये सब तो हैं ही, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा कारण बार बार सामने आता है वो है ओवरलोडिंग और ओवरक्राउडिंग, यानी लालच में आकर नाव पर क्षमता से ज्यादा लोगों को ठूंसना। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इसे बहुत ही आसानी से रोका जा सकता था। तो ऐसे में मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारे देश में इन हादसों को रोकने के लिए कोई कानून है भी या नहीं? आइए कानूनी पक्ष को समझते हैं। सच तो ये है कि भारत के पास द इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 है। इस कानून का पूरा मकसद ही सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों की जान बचाना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई पुराना या कमजोर कानून है। असल में ये एक बहुत ही मजबूत और सख्त कानूनी ढांचा है। उदाहरण के लिए इस एक्ट के चैप्टर 4 को ही ले लेते हैं। किसी भी नाव को पानी में उतारने से पहले उसे बहुत सख्त कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बाकायदा एक सर्वेयर नाव का ढांचा, उसकी मशीनरी और सबसे जरूरी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की बारीकी से जांच करता है। जब वो डिक्लेरेशन देता है उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे जारी होता है। और कानून बिल्कुल साफ है, इस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी मैकेनिकली प्रोपेल्ड नाव अपनी यात्रा शुरू कर ही नहीं सकती।
कानून तो अपनी जगह बहुत सख्त हैं, लेकिन जबलपुर हादसे की हकीकत और इन कड़े कानूनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ कानून साफ तौर पर कहता है कि लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नाव पर होने चाहिए और सबसे ज़रूरी बात वो तुरंत इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जबलपुर की हकीकत देखिए। जब नाव पानी में डूब रही थी तब लोग अपनी जान बचाने के लिए उन लाइफ जैकेट्स को खोलने की जद्दोजहद कर रहे थे जो स्टोरेज के अंदर सील पैक रखी हुई थीं। कानून की किताबों और असल जिंदगी की इस हकीकत का ये अंतर सच में डरा देने वाला है। और प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एमपीटीसी के रीजनल मैनेजर यानी पर्यटन विभाग के एक बड़े अधिकारी का बयान आया कि हम चेक करेंगे कि इस नाव का आखिरी फिटनेस टेस्ट कब हुआ था। जरा सोचिए, एक अधिकारी को ये तक नहीं पता कि जिस नाव पर इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं वो फिट भी है या नहीं। वैसे इस बयान के तुरंत बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखते हैं कि जब हादसा हो जाता है तो सिस्टम का रिएक्शन क्या होता है। कानून का चैप्टर 13 कहता है कि दुर्घटनाओं की जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए और क्रू के सर्टिफिकेट सस्पेंड किए जाने चाहिए। ये तो हो गई तय कानूनी प्रक्रिया, लेकिन असल में होता क्या है? एकदम से घबराहट वाली प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री तुरंत सारे एमपी क्रूज ऑपरेशन सस्पेंड कर देते हैं, पायलट हटा दिए जाते हैं और राज्य भर में ऑडिट का आदेश दे दिया जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सारे सख्त कदम किसी हादसे का इंतजार किए बिना पहले ही नियमित रूप से क्यों नहीं उठाए जाते? हम इस पूरे विश्लेषण के एकदम आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हमें इस सिस्टमिक फेलियर को समझना होगा। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। यात्रियों की क्षमता तय करने के लिए शानदार कानून मौजूद हैं। मौसम विभाग लगातार और एक्टिवली अलर्ट जारी करता रहता है। बचाव के पूरे प्रोटोकॉल कानूनी रूप से ड्राफ्ट किए गए हैं। फिर भी लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पर, बोर्डिंग डॉक पर, जहां नाव पानी में उतरती है, वहां इन नियमों को लागू करने वाला सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। भारत के पास अपने जलमार्गों को सुरक्षित करने के लिए कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक हमारी व्यवस्था इन कानूनों को जमीन पर उतारना नहीं सीखती, तब तक और कितने मासूम लोगों को बिना किसी लाइफलाइन के डूबने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से और इस पूरे सिस्टम से पूछना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें।